हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो देख सकते हैं सुबह 11 बजे आपके पीईटी एग्जाम की तैयारी चल रही है। और आप देख सकते हैं कि हर चीज़, चाहे वो आपका कोई स्पेशल आपका प्रकाशन हो, अंकित भाटी सर का प्रकाशन हो, या आपके घटना चक्टो सीरीज हो, या और भी कोई अच्छे प्रकाशन है, हर एक प्रकार की चीज़ों को हम पहले से ही आपको कवर करा देते हैं। तो आप लोग डेली के डेली देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से, चाहे करंट अफेयर की क्लासें हों, या स्ट्रैटेजी की क्लासें हों, या हिंदी की क्लासें हों, या मैराथन क्लासें हैं। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है। और अभी आपको अगस्त माह से आपको और बेहतर तरीके से आपको क्लासें मिलने वाली हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइएगा बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। आपकी रणनीति क्या होगी वो भी सब चीज़ हम आपको बता देंगे, उसके माध्यम से आपको तैयारी भी करते रहना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए। नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। टेस्ट पेपर को हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, युग्म समाधान का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो आपकी कहाँ से प्राप्त हुआ है। वन का ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर होगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि युग्म समाधान यानी कि लोगों को दफनाने की व्यवस्था थी कि दो लोगों को साथ में दफनाया गया है ना। गुड मॉर्निंग, राम राम। तो आप कहेंगे सर युग्म समाधान है, यानी कि अगर बात कर लेते हैं 1 नंबर में तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये दोस्तों आपका लोथल है। कौन है? लोथल है। ए नंबर नहीं देना है सॉरी। याद रखिए युग्म समाधान जो आपका है वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके ये लोथल जो पड़ता है आपके गुजरात में पड़ता है। और दूसरी बात याद रखना है, स्त्री और पुरुष, यानी कि यहाँ पर देखा जाए युग्म समाधान में जो आपके रहे हैं वो आपकी स्त्री और पुरुष जो आपके हैं वो एक साथ यहाँ पर दफनाने की जो साक्ष्य प्राप्त यहाँ पर मिले हैं दोस्तों, इस बात को भी याद रख लेना है। तो ऑप्शन जिसका आएगा सी नंबर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है वो आपकी किससे चलता है। ये बिल्कुल आपका वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा कि यज्ञ संबंधी जितने भी आपके विधि विधान हैं इनका जो पता चलता है वो किससे चलता है। दूसरे को ऑप्शन देना है। और दूसरे की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका यजुर्वेद है। यानी ऑप्शन अगर हम बात करते हैं डी नंबर है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये जो आपका है वो आपका अशोक के समय है। और नेपाल में बौद्ध धर्म क्या हुआ था, पहुंचा था, यानी वहां पर इसका फोकस हुआ। या कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उसकी पहली धर्म यात्रा जो आपकी है ना, पहली धर्म यात्रा जो आपकी है वो आपके अशोक के समय हुई थी। यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन आपसे इसी से रिलेटेड पूछा गया था। हालांकि यहाँ पर अशोक से क्वेश्चन एक आपका हर बार पूछा जा रहा है, चाहे 21 हो, चाहे 22 हो, चाहे आपका 23 हो, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 4 दिया गया है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है कहाँ हुआ था। चलिए 4 का ऑप्शन देना है। महावीर स्वामी का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था, 4 नंबर आपको देना है। तो आप कहेंगे सर महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये कुंडल ग्राम पे हुआ था, यानी फर्स्ट नंबर अगर ऑप्शन चुना है आपने तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपकी महावीर स्वामी आपकी जो थे 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, इनका जो जन्म है वो आपकी कुंडल ग्राम पे हुआ था, याद रखना है। ये कुंडल ग्राम कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे सर वैशाली के निकट पड़ता है। किसके? वैशाली के निकट आपको पड़ता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो देख सकते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर, यानी जो कौटिल्य की पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में भैया किसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर 5 है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राजनीतिक गतिविधियां या राजनीति जो आपकी नीतियां हैं वो आपके अर्थशास्त्र में दी गई हैं। ऑप्शन आपने बी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको दिया है 6 नंबर है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है दोस्तों, आप काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध, है ना, ये दोस्तों आपके हैं जो बाल गंगाधर तिलक है। यानी राइट आंसर आपका जो बनेगा वो फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। यानी जो लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, है ना, और एक लोग और भी थे, है ना, जो साथ में लाल बाल पाल की तिगड़ी के कहते थे, यानी लाल बाल पाल, है ना, ये 3 लोग थे, तिगड़ी के नाम से जानते थे। ये गरम दल थे, उग्रपंथी के थे। तो ये कहते हैं हम किसी के सामने अनुनय विनय नहीं करेंगे, हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। तो वही चीज आपका दिया है, इसलिए जो अनुनय विनय करते थे उनके प्रति दोष लगाया था। तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत है। क्वेश्चन नंबर आपके 7 को आते हैं। खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक इनमें से कौन थे। तो दोस्तों जो काकोरी ट्रेन डकैती थी इसके मुख्य नायक की अगर हम पूछ ले रहे हैं तो 7 का ऑप्शन इनमें से क्या बनेगा।
7 की बात करते हैं तो दोस्तों ये है आपके राम प्रसाद बिस्मिल, यानी राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन एक्शन। अब आपका जो नया नाम हो गया है वो काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। तो इसके मुख्य नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे, जो कि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो भैया इतिहास में एक महान ये ट्रेन डकैती आपकी हुई थी, है ना। तो इसका जो आंसर आ गया है वो फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। कब हुई थी बता सकते हैं? ये 9 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त को हुई थी। और कब हुई थी? तो आपकी 1925 को हुई थी। ये जो आपके है लखनऊ के पास ये आपकी घटना घटित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 8 को जवाब देना है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहा था वो किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और बहुत ही आईएमपी है। ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटा है लेकिन 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों ये आपके हैं सुभाष चंद्र बोस हैं। यानी कि ये बात कब की हो रही है? तो आपकी 21 अक्टूबर। कब? तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है ना, अक्टूबर। तो आप कहेंगे सर 21 अक्टूबर और कब? तो आपके 1943 को। तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया था और यहीं पर उन्होंने दिल्ली चलो जय हिंद और तुम मुझे खून दो का नारा दिया था। और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग भी किया था, है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर इंकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में जो प्रयोग किया था वो किसने किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका आ चुका है। यहाँ पर देखो महात्मा गांधी नहीं होंगे, ऑप्शन आपका कौन होगा? डी नंबर भगत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर भगत सिंह ने पहली बार यहाँ पर देखा जाए तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा प्रयोग किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। चलिए अब ये क्वेश्चन में आप सभी लोग प्रयास करें कि हम ना बताएं, आप लोग इसका आंसर बता दें। थोड़ा सा खुशी मिलेगी कि नहीं, आप लोगों में भी काफी चीज का ज्ञान है, यानी जानकारी आप लोग एकत्रित किए हुए हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ, तो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो फिर आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है। चलिए जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आप पहले मिलान करिए, है ना। आप पहले मिलान कर लीजिएगा तब इसका आंसर बताएंगे। चलो 10 का ऑप्शन बी आ रहा है, क्या बात है। यानी आपने जो आंसर चुना है बी नंबर बिल्कुल सही चुना है। इसका मतलब ये है कि जो बारदोली है वो आपके कहाँ पर है? गुजरात में पड़ता है। वहीं पर अगर चौरी चौरा की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। एयर वर्दा जो आपकी जेल थी दोस्तों आपकी महाराष्ट्र में आपकी थी। वहीं पर नोआखली जो आपकी है पश्चिम बंगाल में है। यानी अगर आपने इसका जवाब दिया है तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी बचा हुआ जो आपका है वो हम आपको करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, निम्न में से किस महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो आपकी सबसे कम है। तो दोस्तों सबसे कम आपसे पूछा गया है, सबसे कम जो क्षेत्रफल है किस महाद्वीप का है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो सबसे छोटा है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया है जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी का वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आते हैं अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि भारत की सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात किया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ये बांग्लादेश के साथ है। बिल्कुल रट लीजिएगा। हमने कहा है कि आपको बिल्कुल दिमाग में सिर्फ ये छाप लेना है कि बचपन का जो सपना है ना, क्या है यहाँ पर? बचपन का सपना है। बचपन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। बचपन का सपना क्या है? MBA है। यानी कि यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अगर आपसे ये पूछ ले सबसे पहला तो आप कहेंगे सर बांग्लादेश हो जाएगा, दूसरा आपकी चीन के साथ, तीसरा पाकिस्तान के साथ, चौथा आपका नेपाल के साथ। यानी ये क्रम आपका ये है। तो अगर कुछ भी पूछ लेता है तो बस आपको बिल्कुल ऐसे ही छाप लेना है। बाकी ये आपके पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर आपके 13 की ओर। आपसे कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे? फटाफट सबसे पहला उत्तर आना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 13 में। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात किया है, जवाब यहाँ पर 13 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए ये पंचमढ़ी नहीं होगी, ये होगी आपकी पारसनाथ होगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका हमने सी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर पारसनाथ जो आपकी है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन राइट आपका सी के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि भारत का सबसे ऊंचा जो नदी बांध है वो आपका कौन सा है। ये आपको पढ़ाया भी गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जो नदी बांध है इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 14 नंबर है, 14 की बात करते हैं। ऊंचा पूछा है तो ऊंचा आपका क्या हो जाएगा? टिहरी बांध होगा या भाखड़ा रंगल बांध?
तो आप कहेंगे सर ये टिहरी बांध आपका है, टिहरी जो आपका आंसर आपका है फर्स्ट नंबर आपको देना है। हीराकुंड बांध की जब बात आती है तो ये लंबाई के हिसाब से आती है, याद रखिए जब बात आती है हीराकुंड की तो ये लंबाई में आती है, ठीक है ना। तो आपको हीराकुंड नहीं देना है, ऊंचा देना है तो आपको टिहरी देना है। और सबसे बड़ा अगर पूछ लेता है, सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा पूछ लेता है, इसका मतलब है कि सबसे बड़ा पूछेगा तो गुरुत्वीय शब्द आपको लगाएगा। क्या लगाएगा? गुरुत्वीय शब्द आपको, ये जरूर शब्द आपको लगाएगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 15 नंबर, और ये क्वेश्चन आपका दिया गया है तो आपको बताना है कि जो आपके पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं तो भैया उन पेड़ पौधों में कौन से पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। अब आपको ये पता है अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, यानी अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत में कौन से लोकेशन में क्या है, तो सहाद्री कहते हैं, किसको? इस वाले एरिया को कहते हैं सहाद्री कहते हैं, ठीक है ना। मध्य गंगा मैदान की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर मध्य गंगा का मैदान आपका ये वाला आपका एरिया हो जाएगा, यहाँ वाला आपको हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बोले तराई क्षेत्र क्या है, तो तराई क्षेत्र क्या होता है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं यूपी का किनारा यानी नेपाल के साथ आपका होता है, ठीक है ना। अब बात आती है आपके अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल लास्ट में आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी लोकेशन अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आप लोग लगा पाएंगे। यानी दिया गया है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र दिया है, आर्द्र, और आर्द्र वाले मिलेंगे कहाँ पर? आपको तराई क्षेत्र मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? आपकी तराई क्षेत्र में मिलेंगे। वहीं पर हम बात करें उष्ण कटिबंधीय शुष्क वाले जो मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, तो भैया सहाद्री में तो मिलेंगे नहीं, ये मिलेंगे आपके मध्य गंगा के मैदान में मिलेंगे। अल्पाइन कहाँ मिल सकते हैं, तो अल्पाइन मिलेंगे कहाँ पर? तो आपकी जो अरुणाचल प्रदेश आपका एरिया है यहाँ पर आपको हो जाएगा, पहाड़ी वाले एरिया में आपका है तो अल्पाइन यहाँ मिलेंगे। और सदाबहार कहाँ मिलेंगे? सदाबहार कहाँ मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर ये जो आपका एरिया है यहाँ पर केरल वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको सदाबहार मिलेंगे, यानी कि ये आपका हो जाएगा। तो यानी कि ये थोड़ा सा क्या है, गिचिर बिचिर हो चुका है क्योंकि इससे मिलान किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोकेशन के हिसाब से, और याद रखिएगा ज्योग्राफी की एक मैराथन क्लास आपकी है, ज्योग्राफी की एक जो क्लास आपकी है वो क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, लगी हुई है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, कह रहे सर नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी? 16 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 16 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए 16 नंबर है और ऑप्शन का आपसे बात करते हैं तो नाबार्ड की स्थापना सबसे पहले हुई कब थी, ये आपको बताना होगा, जल्दी से बताइएगा। आप भी सोचिए, हम तो आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है परीक्षा में आप ज्यादा स्कोर करके आए, है ना। यहाँ पर 16 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये हुई थी 12 जुलाई को। कब हुई थी? 12 जुलाई को हुई थी, जुलाई को हुई थी, लेकिन कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी? तो आप कहेंगे 1982। अब आप बताइए कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो 1982 के समय की है? तो आप कहेंगे सर ये आपकी 6वीं वाली पंचवर्षीय योजना है जो 1982 की थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको जब जीके पढ़ना होता है तो रिलेट करना होता है थोड़ा सा, कि सन को भी याद करें और साथ में यहाँ पर ये भी देखें कि इसके समय आपका क्या घटना घटित हो रही थी। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी औद्योगिक नीति में अपनाया गया था? यानी देखा जाए जो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो आपकी आई थी, याद रखिएगा कि आपकी दूसरी वाली जो पंचवर्षीय योजना थी, कौन ही? दूसरी वाली जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें आपकी अपनाई गई थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्योंकि पहली वाली में कृषि को फोकस किया गया था, दूसरी वाली में औद्योगिक के साथ साथ कृषि तो आपका चल ही रहा था, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो आंसर है आपका बी राइट हो जाएगा। इस समय जो आपके औद्योगिक मंत्री थे वो एसपी मुखर्जी आपके थे, उनका इसमें योगदान आपका रहा है। आइएगा क्वेश्चन आते हैं आपके 18 में, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या है? यानी मुद्रा का अगर हम लोग अवमूल्यन करते हैं तो क्या होता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और आपको बार बार पढ़ाया गया है क्वेश्चन, बताइएगा। चलिए हाँ, यहां पर देखिए आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका जो आ गया है 18 नंबर में ए आया है और ऑप्शन नंबर आपका बी भी आया है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं 18 नंबर में, तो हमने कहा था कि जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो इसका जो परिणाम होता है, रिजल्ट आता है निर्यात में वृद्धि। क्या होता है? निर्यात में वृद्धि होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर नंबर आपका फर्स्ट है, राइट हो जाएगा कि मुद्रा के अवमूल्यन का जो परिणाम है, तो जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो निर्यात में वृद्धि होती है, यानी जब रुपए की वैल्यू घट रही होती है तभी तो उसका अवमूल्यन करते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए यानी निर्यात में वृद्धि, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन आपका आता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष इनमें से कौन थे? चलिए हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर नीति आयोग का जो प्रथम उपाध्यक्ष थे आपकी 19 नंबर में, तो 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये अरविंद पनगाड़िया थे। याद रखिए कौन है? अरविंद पनगाड़िया। यानी जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है वो फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी सभी बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं,
यानी कि हमें मालूम है कि इस कंपटीशन में सब लोग तो शामिल हैं, लेकिन कंपटीशन में बहुत लोग पीछे रह जाएंगे। अगर आप कमजोर है वाकई में, तो आप लोग कमेंट करिए, कुछ भी करिए, हमें थोड़ा पता चलता रहेगा कि आप कमजोर है। हम आपको बेसिक की क्लासें देंगे, थ्योरी की क्लासें देंगे। हालांकि आपको हर चीज की क्लास हम आपको दे रहे हैं। अगर आप थ्योरी की क्लासें नहीं देख पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं तो उनको जरूर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम आपको हर तरीके से तैयारी आपको कराते हैं। यहाँ पर आपकी बेसिक की जो क्लासें देते हैं उनको आप जरूर अटेंड करिएगा। देखो, नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे आपके कौन थे 19 नंबर में, तो आपके आंसर हो गया है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 20 में, कि शब्द दिया है बुल और बियर किस व्यापार से आपके जुड़े हैं। तो शब्द आपसे दिया गया है कि बुल और बियर ये किस में आपके होते हैं। बुल और बियर आपने पढ़ा होगा, आप कहेंगे सर इनका जो संबंध आपका है वो कहीं ना कहीं किससे है, तो आपके शेयर बाजार में होते हैं। किसमें होते हैं, इनका प्रयोग जो आपका है उस शेयर बाजार में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है भाई। चलो यहाँ पर देखो, कभी कभी तेजड़िया और मदड़िया भी कहते हैं, यानी जो आपका बुल है इसको तेजड़िया भी कहते हैं। ये भी शब्द कभी कभी मिल जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमने आपको पढ़ाया है तो आपको समझ में आया होगा। तेजड़िया और मदड़िया ये जो आपके शब्द मिलेंगे ये भी आपकी किसके शब्द हैं, तो आपकी शेयर बाजार के ही शब्द आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है, भारतीय संविधान की किस बात को संविधान की आत्मा कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका बना भी था। संविधान के किस बात को संविधान की आत्मा कहते हैं, आपके 21 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ये प्रस्तावना है, बाकी यहाँ पर याद रखना है आर्टिकल नंबर जो आपका 32 है उसको संविधान की आत्मा कहा है, वो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार बनेगा। तो इसको ऑप्शन फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। यानी आपकी भारतीय राजनीति में, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च जो आपकी प्राथमिकता दी गई है वो किसको दी गई है, पढ़ाया गया है। गलती किसी से नहीं होना है, गलती किसी से नहीं करना है, क्योंकि ये पढ़ाया जा चुका है। जो पढ़ाया जा चुके उसमें गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर याद रखिएगा कि हमने कहा भारतीय संविधान में जो सबसे प्राथमिकता है, सर्वोच्च है, वो आपके संविधान है। यानी संविधान ही सर्वोच्च माना जाता है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 23 कि भारत में बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई थी। यानी देख सकते हैं जो आपके जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है ना, वो कब होता है, जब बाहरी आक्रमण हो रहा हो या आपका सशस्त्र विद्रोह आपका हो रहा हो, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं 23 नंबर है और 23 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका आ चुका है, लगभग शामिल है। यहाँ पर आपका ये 352 आपका आंसर राइट हो जाएगा, 352 बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका द्विस्तरीय पंचायत की जो संस्कृति किया था, यानी जिन्होंने कहा कि द्विस्तरीय पंचायत आपके लिए सबसे बेस्ट होगी, ये ऐसा किसने प्रोत्साहन दिया, ये अशोक मेहता समिति है। अशोक मेहता समिति ने कहा कि द्विस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था है वो आपकी अशोक मेहता समिति ने यहाँ पर दिया था। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया है जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है। जिले न्यायालय का जो प्रमुख होता है वो आपका कौन होता है, यहाँ पर जवाब देना है। और देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा आपका दिया गया है। डेली हम आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लेके आते हैं ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिले न्यायालय का प्रमुख जो आपका होगा कौन होगा, भाई प्रमुख दिया है तो भैया जिला का न्यायाधीश हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जिला न्यायालय का जब प्रमुख दिया है तो भैया जिला का जो मुख्य जिला का जो न्यायाधीश होगा वही तो होगा ना, तो आपका आंसर आपका बी देना है। विकास अधिकारी से कोई मतलब आपका नहीं है, उच्चतम न्यायालय से कोई मतलब नहीं है, उप का कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कभी कभी ऑप्शन का प्रयोग करें। हमारे से आप जुड़ेंगे तो आप सीख जाएंगे कि नहीं तुक्का भी कैसे मारते हैं और सीखते भी कैसे हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। यानी कोई सुई है, इसको हम नीचे को करके लटका देते हैं, उसको कहीं भी ले जाइए, लेकिन जो आपकी सुई है याद रखिए वो जो टिकेगी आके कहां पर टिकेगी, तो याद रखिएगा ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही ये आपकी टिकेगी। यानी जो नॉर्थ साउथ पोल होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ऑप्शन आपका भी। ये क्यों आपकी होती है, क्योंकि आपकी पृथ्वी जो आपकी है, कुल मिला की आपकी पृथ्वी कुछ ऐसी आपकी, मान लो ऐसी तो नहीं है भाई, वो बना नहीं है। यहाँ पर अगर मान लो पृथ्वी जो आपकी है कुल मिला के ऐसी है, यहाँ पर थोड़ी आपकी चट्टी है ना, क्या है, चपटी है, और यहाँ से आपकी चुंबकीय रेखाएं आपकी जाती हैं। चुंबकीय रेखाएं इस प्रकार से आपकी जाती हैं, चुंबकीय रेखाएं, और जब चुंबकीय रेखाएं यहाँ पर आपकी जाती हैं तो ये रुकेगी भी आपकी उत्तर दक्षिण में ही रुकेगी, इस बात को भी याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। 27 नंबर दिया गया है और 27 की बात करते हैं कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, पढ़ने में बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन समझेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है और विद्युत चुंबकीय उपकरण का जो उपयोग होता है तो ये औरक्त किरणों के लिए होता है। यानी 27 को ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो टेलीविजन आपके हैं इनके दूर निस्पंदन के लिए औरक्त किरणों का उपयोग होता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया 28 में, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रखने पर काली पड़ जाती हैं, यानी काली पड़ जाती हैं। आप चांदी के कोई बर्तन हो, कोई गहना हो, उसको आप बाहर रख दीजिए, वैसे ही आप लोग पहने भी रहते हैं तो भी आप देखते हैं कि चांदी की जो आपकी चीजें होते हैं वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, काली पड़ जाती है। क्यों हो जाती है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें जो आपका H2S नहीं है,
AGS भी आपका नहीं है, Ag2S, यानी ऑप्शन पर आपका जो दिया है वो डी हो जाएगा, Ag2S। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग के रूप से सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में करते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो इस वजह से जो आपके हैं वो काली पड़ जाती है। Ag2 यहाँ पर सरफेस में आपको 2 लगाना है, नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है, रबड़ को वल्कनीकरण करने के लिए प्रयुक्त तत्व जो आपका है वो आपका कौन सा होता है। चलो, सरल क्वेश्चन तो सभी लगाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन कठिन होते हैं तो आनंद आता है, क्योंकि आज का जो पेपर का पैटर्न है, आप छोटे से छोटे एग्जाम से और बड़े से बड़े एग्जाम में देखते होंगे कि पेपर का जो लेवल है थोड़ा हाई हो चुका है, तो क्वेश्चन को भी क्या है आपको हाई लेकर चलना है। और हमारे जो मॉडल पेपर होते हैं उसमें खास बात होती है कि कोई भी आपकी परीक्षा 2025 में जैसे हमारी हुई है, तो उसके जो आपकी क्वेश्चन जीएस के होते हैं उनको हम टाइप कर लेते हैं, और जब टाइप कर लेते हैं तो जो भी आपका प्रैक्टिस सेट जो भी एग्जाम होता है उनमें हम उसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो परीक्षाएं होती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी वहीं से होते हैं। तो हमारे मॉडल पेपर में खास होती है कि 2025 की हो या 24 की जो परीक्षाएं उनके क्वेश्चन हम आपको ऐड कर लेते हैं, अलग से ना पढ़ाएंगे, इन्हें मिक्स करके पढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखो दिया है सब्जी, रबड़ को वल्कनीकरण करने के लिए प्रयुक्त जो तत्व होते हैं वो दोस्तों आपका ये देखिए जो आपका दिया है सल्फर। इसको समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा कठिन आपको लगेगा, लेकिन आप याद रखिए रबड़ को वल्कनीकरण करने के लिए सल्फर का प्रयोग। यानी वल्कीकरण क्या है, वल्कनीकरण है क्या, सबसे पहले समझेंगे कि ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सल्फर मिलाने से रबड़ को मजबूती मिल जाती है। यानी रबड़ को अगर मजबूत करना है, रबड़ को अगर मजबूत करना है तो भैया उसमें मिला दीजिए सल्फर। क्या मिला दीजिए, सल्फर मिला दीजिए, तो ये रबड़ मजबूत भी हो जाएगी, लोचदार हो जाएगी और स्थायित्व को भी प्राप्त हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। निमोनिया रोग जानते हो, कभी ना कभी आपने सुना होगा, कभी पढ़ा होगा, कभी देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो आज हम आपको इसके बारे में पूरी तरीके से बता भी देंगे। चलिए देखो, निमोनिया रोग जो आपका है सबने देखा होगा। निमोनिया रोग में जो दिक्कतें आती हैं किसकी आती हैं, जवाब आ रहा है यहाँ पर ए नंबर और डी नंबर आ रहा है। और दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपने डी दिया है तो आपने दिमाग लगाया है या नहीं लगाया है, इसका जिक्र अभी आपको समझ में आएगा। चलिए, बच्चों को ज्यादा होता है, वाह क्या बात है। देखो भाई, वो जो आपका होता है वो टिटनेस होता है। क्या होता है, एक होता है टिटनेस, टिटनेस होता है जिसको धनुष टंकार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर निमोनिया रोग है, निमोनिया रोग में क्या होता है, जुकाम हो जाती है। क्या हो जाती है, जुकाम, या किसी के माध्यम से जो आपके विषाणु होते हैं वो आपके फेफड़े में चले जाते हैं। किसमें जाते हैं, फेफड़े में चले जाते हैं। 2021 2022 का जो आपका समय रहा है वो निमोनिया रोग का ही समय रहा है। यानी जो आपका कोरोना वायरस है, आपको सुना होगा ना, वो आपकी दिक्कत करता है, फेफड़े को करता है, क्योंकि निमोनिया रोग ही आपका था जो आपका कोरोना वायरस था। ये इफेक्ट डालता था सीधा आपके फेफड़े को, और आपको मालूम है सांस लेने में तकलीफ हो जाती थी, दम तोड़ देते थे। यानी जो आपके फेफड़े हैं, अब आपको याद रखना है, निमोनिया रोग यानी कि जो आपके जैसे फेफड़े दिक्कतें होती हैं वो आपका होता है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी जो कोरोना वायरस था वो आपका क्या था, वो निमोनिया ही रोग एक प्रकार से था जो फेफड़े को वो कर रहा था। क्लियर हो गया है, अब गलती नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, निर्धन में कौन सी संधि है। यानी 36 की बात करते हैं, निर्धन में संधि कौन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए ये रा लगा हुआ है, और हमने आपको बताया विसर्ग संधि में अगर इस प्रकार का सा मिले, ऐसा सा मिले, ऐसा सा मिले, या ये हाफ में मिले, यानी आधा भी अक्षर अगर आपको मिलते हैं, और साथ में रा चाहे ऐसा उड़ा हो चाहे ऐसे उड़ा हो, उसको हटाकर आप विसर्ग लगा दीजिए, यानी आप कहेंगे सन्नी विसर्ग बनेगा और धन बन जाएगा। यानी ये विसर्ग संधि आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 37 है, घृणा शब्द का विलोम इनमें से कौन है। घृणा शब्द का विलोम शब्द आपका जो है 37 में, तो कहें घृणा हम किसी से कर रहे हैं, अगर उसी से प्रेम हो जाएगा तो कितनी अच्छी बात है। तो भैया घृणा अगर किसी से हुई है तो आप कहेंगे सर प्रेम भी आपका है, तो घृणा और प्रेम ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, अवसर के अनुरूप बदलने वाला। पेड एग्जाम 2021 में से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यहाँ पर दे सका है कि अवसर के अनुरूप बदलने वाले को कहते हैं क्या, तो इसे कहते हैं अवसरवादी। यानी ऑप्शन आपने डी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, स्त्रीलिंग शब्द जो आपका है इनमें से कौन है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि सर जो स्त्रीलिंग शब्द आपका इनमें है वो आपका है क्या। इस क्वेश्चन का जवाब आप पहले आप लोग देंगे, इसके बाद ही हम आपको जवाब देंगे। यहाँ पर हम बात करें स्त्रीलिंग शब्द जो आपका है इनमें से कौन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द को हम लोग क्या कैसा कैसी से भी कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए सलाद कैसा है या सलाद कैसी है, तो ऐसे तो नहीं बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सलाद कैसी है, सनक कैसी है, आपसे सारस कैसा है, सलाम कैसा है, यहाँ पर सनक कैसी है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 39 नंबर में सनक। क्या है, सनक जो आपका है ये क्या है, सनक आपका है आंसर। सलाद अच्छा होता है, सलाद अच्छी नहीं होती है। सलाद अच्छा होता है भाई, जबरदस्ती अपने आप को बढ़ाइए नहीं, मतलब जबरदस्ती क्वेश्चन को वो ना करिए। सलाद अच्छा होता है, सलाद अच्छी नहीं होती है।
सलाद खाने से आपकी सेहत अच्छी होती है कह सकते हैं, लेकिन सलाद अच्छा होता है। लेकिन हमने ये भी कहा कि जरूरी नहीं है कि हम शब्दों को अच्छा और अच्छी से ही कर सकते हैं। कभी कभी हमने कहा कि यहाँ पर आपको विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपको देना है बी नंबर हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 40 में, और आपसे कह रहा है आधा तीतर आधा बटेर इस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से है क्या। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 40 नंबर है और 40 की बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर आधा तीतर और आधा बटेर। अच्छा ये बताइए, तीतर को देखा है कि नहीं देखा है, और बटेर को देखा है कि नहीं देखा है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग तीतर को जानते हैं, कितने लोग बटेर को जानते हैं, बताइए। देखा है कि नहीं देखा है। नहीं देखे होंगे तो उसके बारे में बताएं, और नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है, हम तो जानकारी देते हुए आपको चलेंगे। तीतर आपने जरूर देखा होगा, और तीतर का छोटा जो आपका बच्चा होता है, यानी कि उसका बच्चा नहीं है, यानी एक ऐसी एक प्रजाति होती है, एक ऐसी आपकी प्रजाति होती है जो बिल्कुल छोटी सी होती है, किसकी, तो तीतर की तरह दिखने वाली बिल्कुल छोटी सी प्रजाति होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि वो जो आपके होते हैं बेमेल चीजों का मिश्रण होता है। तो इसको ऑप्शन आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपके 61 है, निम्नलिखित में से कौन से, यानी 61 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर आद्य नगरी कहते हैं आपके कौशाम्बी को। यानी यहाँ पर दिया निजामुद्दीन औलिया, आपका दिया है गाजीपुर में, तो निजामुद्दीन औलिया ये आपके गाजीपुर में कहाँ है भाई, हमें कब, हमको तो नहीं मालूम है, आप लोग पता नहीं कहां से पढ़ा दिए हमको, हमें नहीं मालूम है, आप लोग बताइए जल्दी से। चलो यहाँ पर हम बात करते हैं 61 नंबर में, तो आप कहेंगे सर 61 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कौशाम्बी को आद्य नगरी कहते हैं। इसका आंसर आपका फर्स्ट आपका बनेगा। निजामुद्दीन औलिया जो आपकी है वो आपकी गाजीपुर में थोड़ा है। यहाँ पर सर जी बता दिए तीतर बटेर क्या, अरे बताया तो कि आपने तीतर को देखा होगा, तीतर की लड़ाई भी होती है, लेकिन आपने बटेर को नहीं देखा होगा। बटेर तीतर की छोटी सी एक प्रजाति होती है जो वो बौना होता है। देखो यहाँ पर महोदय श्री जो आपके, देखो ये आपके नहीं कहते बदायूं को, ये कहते हैं आपके कन्नौज को। नक्काशीदार जो आपका है वो सहारनपुर को कहते हैं, सहारनपुर को कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आपकी दिल्ली में आपकी है ना, कहां पर है, आपकी दिल्ली में है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है ओस्लो राजधानी जो आपकी है वो किसकी है। ओस्लो जो राजधानी है वो दोस्तों आपके नॉर्वे की है, यानी ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। सर जी जो आपका नॉर्वे है वो आपका आंसर राइट हो जाएगा। अभी गूगल करके दिखा देंगे तीतर क्या होता है, बटेर क्या होता है क्लास के अंत में, ठीक है। देखो ओस्लो राजधानी जो आपकी है वो नॉर्वे हो जाएगा, यानी 62 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अच्छा हमने आपको कल बताया था रोमानिया की राजधानी, बताया था, याद है किसी को, रोमानिया की राजधानी आपको बताया था, किसी को याद है, बुखारेस्ट। क्या है, बुखारेस्ट, बुखारेस्ट। यहाँ पर याद रखना है कि जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं तो जो 4 ऑप्शन में होते हैं तो प्रयास जो होता है एग्जाम में पूछा था बुखारेस्ट, ये जो आपसे एग्जाम में पूछी जाए है। तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, लेकिन चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। क्या है, प्राग, प्राग हो जाएगा। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है बता सकते हैं, मोजाम्बिक की जो राजधानी है वो मैपुटो है। क्या है, मैपुटो, मैपुटो हो जाएगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आपके 63 नंबर में दोस्तों ये आपके जो बलराम जाखड़ है, बलराम जाखड़ है, इनका जो अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक समय आपने बिताया, इन्होंने, ऑप्शन आपका सी बनेगा। बलराम जाखड़ स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 64 है, अंतरराष्ट्रीय पुलिस यानी कि इंटरपोल की जो स्थापना है वो आपकी कब की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके कहां पर है, 64 नंबर में। तो आप कहेंगे सर इंटरपोल यानी अंतरराष्ट्रीय पुलिस की जो स्थापना हुई थी, तो आप कहेंगे सर जी इस क्वेश्चन का आंसर हमको याद है कि नहीं याद है, लेकिन हम आपको आज रटाकर ही मानेंगे। चलो इसको हम आपको रटाकर ही मानेंगे। चलो देखो, अंतरराष्ट्रीय पुलिस हम कहते हैं अगर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है किसकी है, पहली प्राथमिकता किसकी होती है, आपकी सुरक्षा की, पुलिस होती है ना। आपकी सुरक्षा की पहली जो आपकी जिम्मेदारी होती है वो पुलिस की होती है, यानी पहली है, और पहली आपकी स्टार्ट होती है 1 से, और 1 है तो आपकी जनवरी भी स्टार्ट होती है 1 से। तो आप कहेंगे सर 1 जनवरी 1948 होगा। 48 का समय भी आपको याद रखना है, गांधी जी भी आगे आगे चल रहे थे, याद रखिए 1 जनवरी 1948 की बात है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है वृंदावन गार्डन किस राज्य में है। दोस्तों 65 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप बताइएगा वृंदावन जो गार्डन है वो किस राज्य में आपको मिलेगा। चलिए भैया यहाँ पर देना है 65 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए वृंदावन गार्डन आपकी यूपी में नहीं है, गलती मत कर देना है, यही आपको गलती नहीं करना है, नहीं 1 नंबर आता जाता चला जाएगा बिल्कुल से, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में नहीं है भैया, ये जो वृंदावन गार्डन है ये ना ही उत्तराखंड में है, ना ही ये उत्तराखंड में है। तो दोस्तों है कहां पर है, ये कर्नाटक में है। स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अभी ये एसएससी वाले एग्जाम में, और एक आपका था जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों जो वृंदावन गार्डन है वो आपकी कर्नाटक में है, कहां पर है, कर्नाटक में है। कर्नाटक शहर से जो आपका लगभग 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना।
और इसका निर्माण कृष्णराज वाडियर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से जो राजस्थान के लोक नृत्य आपके हैं? राजस्थान के अगर लोक नृत्यों की अगर बात करते हैं 66 नंबर में, तो देखिए राजस्थान में स्विसनी नृत्य भी होता है, घूमर भी आपका होता है, कठपुतली होता है और एक और होता है नागिन डांस। नागिन डांस भी होता है, याद रखिएगा यहाँ पर नागिन डांस भी होता है। ये ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? नागिन डांस को बोलते हैं कालबेलिया डांस। कालबेलिया, कालबेलिया जो डांस आपका है उसी को हम लोग नागिन डांस कहते हैं। क्या बोलते हैं? नागिन डांस कहते हैं। जो लोग सीटेड एग्जाम की तैयारी किए होंगे, सीटेड जो एग्जाम की तैयारी की होंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया गया होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि भारत माता नामक जो आपकी प्रसिद्ध पेंटिंग है इसके चित्रकार इनमें से कौन है? तो दोस्तों भारत माता मंदिर के भारत माता जो आपकी पेंटिंग है इसके चित्रकार आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे 67 नंबर है, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर इसका जो आंसर है वो आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया 68, भारत में प्राचीनतम तारामंडल जो आपका है वो कौन सा है? चलिए बताइएगा, भारत में जो प्राचीनतम तारामंडल की जब हम बात कर लेते हैं तो यह किसका नाम आता है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो आपका दिया है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सबसे प्राचीनतम तारामंडल की बात आई है तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो भाई ऑप्शन लॉक किया जाए 68 नंबर में, और ये ऑप्शन है आपका कोलकाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है कोलकाता, ये भारत में सबसे प्राचीनतम तारामंडल है। यानी आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया 69 में, क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर देखा जाए तो 69 नंबर है, और 69 की बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपका है कौन? चलो यहाँ पर देखा जाए तो लॉर्ड्स बनेगा, इसका जो ऑप्शन आपका है ए नंबर, इसको आप ये डा कर लीजिए, लॉर्ड्स है ना। लॉर्ड्स जो आपका मैदान है ये क्रिकेट ग्राउंड है, इसको क्रिकेट का मक्का कहते हैं, और आपके है कहां पर? तो आपके इंग्लैंड में है। कहां पर है? तो आपकी ये इंग्लैंड में है दोस्तों, याद रखना है इस बात को, ठीक है। 1814 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके 2025 की परीक्षा में अभी कोई दंत चिकित्सक वाला हुआ था तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहां से हमने यहाँ पर लिया है, और ये आपके पेड एग्जाम 2021 में भी आपसे इससे क्वेश्चन बना था। तो दोस्तों याद रखिए, हम उस प्रजाति को विलुप्त मान सकते हैं जो हमको कई सालों से न दिखाई दे। कितने सालों से? यानी कि कम से कम 50 वर्ष से नहीं दिखाई दी गई हो, ऐसी प्रजाति को हम विलुप्त मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष जो आपका है इनमें से कौन बनाया गया है? यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? चलो भाई यहाँ पर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष कौन बना है? तो दोस्तों याद रखना है ये बना है आपका ऑप्शन सी, भारत बना है, इसका ऑप्शन सी भारत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, और आपसे कह रहा है कि हाल ही में सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार जो मिला है किसको मिला है? करंट अफेयर सुपरफास्ट तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, याद रखिएगा। ये जो आपका दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो आचार्य प्रशांत जो आपके हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ये पर्यावरणविद पुरस्कार है 2025 के लिए जो दिया गया है आचार्य प्रशांत को दिया गया है दोस्तों, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, हाल ही में मई में जो आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ मंथ का पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है दोस्तों, ये बताना है। चलिए बताइएगा कि हाल ही में आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसको दिया गया है? क्रिकेट प्रेमी जो आपके हैं जवाब आ गया है वसीम, यानी ये यूएई के कप्तान हैं दोस्तों, याद रखिए। इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। और एक अभी आपको और दिया गया, ये तो आपके मंथ के हिसाब से चल रहा है, जैसे मई है। अभी आपके श्रेयस अय्यर को भी आपको दिया गया है, इसको भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 74 में कि मई 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दोस्तों मई 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? लेडीज में दिया गया है। यहाँ पर जिनका नाम है भैया, क्या नाम है? क्लोई ट्रायोन है, जो साउथ अफ्रीका की है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 75 में, और आपसे कह रहा है किस देश में एचआईवी रोगियों में 500% की वृद्धि दर्ज की गई है? यानी आप लोग बिस्किट खरीदते हैं, आप लोग कोई भी चीज खरीदते हैं आज के समय में, कोई भी चीज खरीदते हैं उसमें बोलते हैं ना 20% डिस्काउंट, लेकिन भैया यहाँ पर तो 500% की वृद्धि हुई है, और ये 500% की वृद्धि हुई है फिलीपींस में, जो कि एचआईवी रोगियों के लिए है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है आपके 76 में, और आपसे कह रहा है कि हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीत लिया है? चलिए भाई, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है?
दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके इस क्वेश्चन में से काफी लोगों में से दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको बता दें इनका नाम है ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री 2025 में दोस्तों जो आपके मैक लॉरेन है उनमें यहाँ पर जीता है, तो यानी जो आपका आंसर है वो आपका सी वाला बनेगा, ना तो लुइस हैमिल्टन है ना तो आपका ए है। इसको ऑप्शन सी देना है, ऑस्कर पियास्त्री है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 170 में और आपसे कह रहा है किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 77 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर दोस्तों इनका नाम है शैलेंद्र नाथ गुप्ता, इनका नाम है शैलेंद्र नाथ गुप्ता है, जिनको रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया। फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 78 है और आपसे कह रहा है कि दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों में 2025 की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान। बात हो रही है दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों में पूछा गया है, ना कि महंगाई के हिसाब से पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिए सूची में जो आपके स्थान है वो सैन फ्रांसिस्को का है। ऑप्शन नंबर आपको जो देना है वो सी नंबर आपको देना है, ना कि ऑप्शन बी, ना कि ऑप्शन आपका ए। यहाँ पर रहने के हिसाब से नहीं पूछ रहा है, स्टार्टअप के हिसाब से पूछ रहा है, इस बात को याद रख लेना है। और ये मई का आपका अंत में, मई के लास्ट का करंट अफेयर आपका है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 79 विश्व परिवार चिकित्सक दिवस की तिथि को मनाते हैं, तो आपकी 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस मनाते हैं। आंसर आपका लीक हो चुका है। क्वेश्चन आपके सामने है किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा इंदिरा सौर गिरि जल विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया है। चलिए बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा इंदिरा सौर गिरि जल विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर 80 नंबर है और 80 की बात करते हैं दोस्तों, याद रखना है तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी है। ए रेवंत रेड्डी है। 19 मई की बात है, कब की बात है, 19 मई की बात है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है इटालियन ओपन 2025 का खिताब हाल ही में किसने जीता है। चलिए बता डालिएगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा इटालियन ओपन 2025 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है। राइट आंसर इनमें से क्या बनने वाला है। जवाब आ चुका है, ए नंबर कह रहे हैं कार्लोस अल्कराज, जो कि जवाब बिल्कुल सही है, कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ समस्या होगी, है ना। हमने कहा सर कह रहा है ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य इनमें से कौन बना है। तो सर ये जो आपका है कौन है, तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या है, छत्तीसगढ़ है भारत का पहला राज्य है जिसने ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद यानी इस मॉडल को यहाँ पर दिया है, यानी पर्यावरण महत्व को फोकस किया है। सर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय रेलवे का 69वें नंबर का रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है। तो सर 69 नंबर का रेलवे डिवीजन है और सर जी ये बनेगा कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी जम्मू कश्मीर बनेगा, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर जी याद रखना है। क्लियर हो गया है। सर अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन है कि महाभारत वाटिका किस राज्य ने विकसित किया है। चलिए कह रहे हैं महाभारत वाटिका जो है किस राज्य की है, 93 का ऑप्शन देना है। चलिए जैसे थारू जनजाति अपने यूपी में है और आपके उत्तराखंड में भी है, वैसे कुछ नृत्य भी होते हैं जो अपने यूपी में होते हैं और आपके उत्तराखंड में भी होते हैं। तो भैया उनका अड़ोसी और पड़ोसी है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर आपसे पूछे तो मुख्य रूप से तो वही होगा। ठीक है सर, यहाँ पर महाभारत वाटिका है और आप कहेंगे सर ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में है। कहां पर है, तो महाभारत सर जी वाटिका जो आपकी है उत्तराखंड में जो आपका हल्द्वानी जिला है, कौन है, तो आपका हल्द्वानी जो आपका जिला है वहां पर साथ ही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उत्तराखंड आपका बन जाएगा। नोट कर लेना है। सर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, बिल्कुल नंबर 1 क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन लगा लेना है। और आपसे कह रहा है सर कि ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य इनमें से कौन बना है। तो सर जी छाप लीजिएगा, ये बिल्कुल क्वेश्चन आपका छपने वाला है। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य जो आपका बना है यहाँ पर आपका है क्या। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, जल्दी बताना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इंडोनेशिया, यानी जवाब आ गया है सर जी इंडोनेशिया, ये 10वां बन गया है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सर बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन करने जा रहा है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। सारी 1 का ऑप्शन देना है, तो साथ याद रखना ये भारत करने जा रहा है, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, सी नंबर है। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि अंबुबाची मेले का आयोजन किया गया और यह किस राज्य से संबंधित है। तो साथ ही अंबुबाची मेला है सर जी, ये अंबुबाची मेले का आयोजन किया गया है और ये जो आपका कहां पर है, तो अंबुबाची मेला लगता है सर जी असम में। जो असम है, असम आपका एक सिंह के गहने के लिए जाना जाता है, जो काजीरंगा असम है। तो सर जी ऑप्शन पर आपका बी हो जाएगा। सर यहाँ पर दिया गया है कि ISS सर्टिफिकेट पाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री इनमें से आपके कौन बन गए हैं। तो साथ ही याद रखना है ISS सर्टिफिकेट पाने वाले ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, कौन है, तो 3 की बात करते हैं सर जी, ये साथी हैं शुभांशु शुक्ला। और ये मिशन जो आपका हुआ था XCOM4 मिशन के तहत इनको अंतरिक्ष में भेजा गया है। पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी ये बताना है।
हाँ, शेषनाग पर नहीं टिकी है, लेकिन शेषनाग जैसी जो आपकी ग्रेविटी होती है उसमें से बनी हुई रकीलें दिखाई देती हैं, तो उसको कहा गया है शेषनाग, लेकिन है नहीं है। ठीक है सर जी, विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो सर जी यहाँ पर विद्या शक्ति पहल है और किस राज्य में शुरू की गई है, यानी सर 4 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है जो विद्या शक्ति आपकी है। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बन चुकी है। तो सर यहाँ पर देखा जाए 5 नंबर में, तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर है, डांगेटी जहावी। ये नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बन चुकी है, डोंगेटी जहावी, ऑप्शन आपका बी बनेगा। सर अगला पॉइंट दिया गया है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अनानास दिवस मनाया गया है। तो सर ये अनानास दिवस जो मनाया गया है वो याद रखना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27 जून को मनाया गया है। सर अगला दिया है कि कनाडा की फोरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन शामिल हुए हैं? सर यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन आपके 7 में, तो हमने कहा सर इसका आंसर क्या लगाना है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ये अमिताभ कांत आपके हैं, जो कि कनाडा की जो आपकी यहाँ पर फेयरफैक्स फाइनेंशियल आपकी उसमें वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं। सर अगला है कि हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? हाँ चलिए भैया बताएं, 8 नंबर है, तो 8 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। सर जी ये प्रेम प्रकाश है, जो कि हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक जो किताब लिखा है वो आपकी प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। सर किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो सर अभी हाल ही में रिपोर्ट 2024 की जारी की गई अब, और ये किया गया है WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। ये आपकी जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट आपकी 2024 वाली अभी हाल ही में जारी की गई है, ये जारी किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। सर अगला पॉइंट दिया है कि किस फॉसिल पार्क को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज स्टेज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो सर ये 10 नंबर की बात करते हैं, तो 10 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, बताइएगा कि किस फॉसिल पार्क को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्ट में शामिल किया गया है? तो सर 10 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर देखा जाए तो आपका सलखन फॉरेस्ट पार्क है, यानी सर जी ये आपके यूपी में है। कहां पर है? यूपी में कहां पर है? तो सर ये आपके सोनभद्र में है। कहां पर है? तो आपके सोनभद्र में है। तो साथ ही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। साथ ही में हमने आपको बताया है कि यूनेस्को की हेरिटेज में यानी आप कहेंगे सर यूनेस्को ने शामिल कर लिया है 44वें नंबर का भारत में जो मराठा साम्राज्य के किले थे, और आपके मध्य प्रदेश में अब देखा जाए तो मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हेरिटेज आपके हो चुके हैं, यानी सबसे ज्यादा विश्व विरासत में शामिल होने वाले जो स्थान है वो महाराष्ट्र में आपके हो चुके हैं। सर जी तमिलनाडु का एक जंजीबार किला था जिसमें यहाँ पर मराठा साम्राज्य का अधिकार था, तो आप कहेंगे सर 44वां नंबर का आपका बन चुका है। सर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कह रहे सर जी ये बताइएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। सब लोग यहाँ पर हाथ जोड़कर बैठ जाइए, है ना, आपको ध्यान देना है। सर जी यहाँ पर आप लोग वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, बाकी हम हल्ला मार के आपको यहाँ पर तैयार करवा रहे हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। सर भारत के अंतिम वायसराय पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे सर जी स्वतंत्र भारत की, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। सर अगर पूछे भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका हो जाएगा। सर जी भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछे डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। सर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। भारत के प्रथम गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ये सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके रहे हैं। सर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन रहे हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन रहे हैं? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बन जाएंगे। सर यहाँ पर देखा जाए भारतीय वायुसेना के प्रथम चीफ आप एयर स्टाफ कौन थे? तो एयर मार्शल सर थॉमस वाकर एमल्ट्स हो जाएंगे। सर यहाँ पर भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल अर्जन सिंह हो जाएंगे। भारत के प्रथम नौसेना के जो अध्यक्ष थे वो आपके वाइस एडमिरल रामदास कटारी आपके हो जाएंगे। सर यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय सेना के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो जनरल के जो एम करियप्पा है। एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि मोबाइल की बैटरी थोड़ा डाउन हुई है, तो हम चार्जिंग लगा दें, नहीं गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना, फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बैटरी लगा दें। हाँ चलो, यहाँ पर देखो हमने कहा सर जी कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल पूछे तो भारत के प्रथम फील्ड मास्टर कौन थे? तो जनरल SHFJ मौनिक शाह थे। मौनिक शाह यहाँ पर प्रमुख सभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन हो जाएंगे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जी कानिया हो जाएंगे। सर स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्य न्यायाधीश जो कि 29 सितंबर 1949 में, सर इनका नाम है जस्टिस MN वेंकट चलैया।
वहीं पर अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश बने थे बेनेगल नरसिंह राव। वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपके हो जाएंगे। की प्रमुख झीलें कह रहे हैं बुलर झील जो आपकी है और डल झील है किस राज्य में? आपकी जम्मू कश्मीर में है। सुकना झील आपकी कहां पर है? चंडीगढ़ में है। नैनीताल झील जो आपकी उत्तराखंड में है। भीमताल जो आपकी है वो आपकी कहां पर? उत्तराखंड में है। सांभर झील दोस्तों आपकी एक कैसी है? खारे पानी की झील है, आपके राजस्थान में है। पुष्कर झील कहां पर है? आपके राजस्थान में है। नक्की झील आपके दोस्तों राजस्थान में है। लोनार झील जिसे हम लोग क्रेटर झील के नाम से जानते हैं और ये आपके महाराष्ट्र में है। वहीं पर अगला बात करते हैं कि परशुराम कुंड किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। जो परशुराम कुंड है अरुणाचल प्रदेश में है। फुल्लर झील आपके यूपी में है जो कि आपके कहां पर है? तो आपकी पीलीभीत में है। यहां से एक नदी निकली है, वो नदी का नाम बताइएगा जो पीलीभीत से निकली है, आपकी फुल्लर झील से निकली है एक नदी, उसका नाम बताइएगा। चिल्का झील जो आपकी है उड़ीसा में है और ये आपकी एक लैगून झील है, यानी कि आप देखेंगे कि लैगून झील आपकी समुद्र के किनारे आपकी होती है। लोकटक झील जो आपकी है मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो आपकी है वो आपकी मणिपुर में लोकटक झील आपकी बनेगी। अगला है निजाम सागर झील जो आपकी है वो आपकी हैदराबाद में है। दोस्तों ये जो निजाम सागर झील है कभी अपने आप में बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इस झील में एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई? एक देखे होंगे तालाब में एक क्या बोलते हैं उसका नाम भी हम भूल गए हैं, और तालाब में खरपतवार नहीं होता है जो बहुत जल्दी वो होता है ना, पानी वाले जो होता है बहुत जल्दी पूरे लेयर को खत्म कर देता है। तो इस झील को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, यानी कि उस झील में पूरी तरीके से हरा हरा दिखाई देने लगा है और पानी को सोखता है। तो ये झील को खत्म कर दिया है पूरी तरह देखा जाए तो आपकी निजाम सागर। यहाँ पर देखो साल्ट लेक झील जो आपकी है वो दोस्तों आपकी कलकत्ता में है। कोलीरू झील जो आपकी है दोस्तों कहां पर है? आपके आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील जो आपकी किस राज्य में है? वैसे देखा जाए तो आपकी ये आपकी 60% है और 40% वाला सिस्टम है। ये 60% आपके तमिलनाडु में आपको मिलेगी और 60% आपको मिलेगी तमिलनाडु में और 40% जो हिस्सा है वो आपके आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है तमिलनाडु ही लगाना है। यहाँ पर देखिए रासायनिक सूत्र है, इसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि कौन सा पुरस्कार कब से शुरू किया गया। आपसे कह रहा है सर जी कौन सा पुरस्कार कब? तो 1901 में शुरुआत हुआ नोबेल पुरस्कार। स्वीडिश वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने शुरुआत हुई थी, है ना। तो यहाँ पर 1901 जो आपका है नोबेल पुरस्कार हुआ था, डायनामाइट की खोज के लिए किया गया था। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। वहीं पर जो ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं वो आपकी 1929 में यहाँ पर शुरुआत हुई थी। भारत रत्न दोस्तों 1954 में शुरुआत हुआ था, 3 लोगों को दिया था सबसे पहले। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका 1961 में दिया गया, मतलब स्टार्टिंग हुई थी आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। 1955 से दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत होती है। 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत होती है। वहीं पर दोस्तों याद रखिए 1969 में मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत होती है। 1961 में दोस्तों ये मॉडल पेपर में कल क्वेश्चन पूछा गया था 61 तक, जो कि आपके अर्जुन पुरस्कार आपका हो जाएगा। कह रहे सर जी 1917 में दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार आपका है। वहीं पर जो 1992 है उसमें व्यास सम्मान आपकी शुरुआत हुई थी और 1952 में दोस्तों कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1991 में बात करते हैं सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई, है ना, स्थापना हुई। और 1969 में दादा साहब फाल्के की यहाँ पर स्थापना हुई जो आपके पुरस्कार की। वहीं पर 1957 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो सबसे पहले किसको दिया गया था? हेमतरंगिणी के लिए दिया गया था। और किसको दिया गया था ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी हुआ था और 1958 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की भी शुरुआत हुई थी। दोस्तों याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि स्टार्ट होता है 1885 से 1947 तक, इसको जरूर देखिएगा। ये 3 चरण हम लोग लेते हैं और 3 चरणों में अगर हम बात कर लेते हैं तो आखेंगे सर ये जो 3 चरण है, पहला चरण जो आपका है वो आपका होता है कौन? तो आपका उदारवादी जो कि 1885 से 1905 तक है। उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक होगा और गांधीवादी चरण जो लेते हैं वो आपकी 1919 से 1947 तक यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि आपका 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके बाद अगली घटना आपकी होती है 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में विभाजन हो जाता है। इसके बाद 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जिसमें मुस्लिम महिलाओं को भी यहाँ पर मुस्लिम को जो आपका है वोट देने की, है ना, वो भी आपकी व्यवस्था इसी में किया गया था। यहाँ पर गदर आंदोलन जो आपके हैं 1913 में आपकी घटना होती है। अगली घटना 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है जो कि 1918 तक चलता है। यहाँ पर 1915 में गांधी जी का भारत पर आगमन होता है जो कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। 1916 में अगली घटना 1916 में लखनऊ समझौता होता है जिसमें नरम दल और गरम दल जो आपके होते हैं वो पास आते हैं। और आपके देखा जाए तो यहाँ पर जो अध्यक्ष दे, है ना, जो आपके लखनऊ में जो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था उसमें जो आपके अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे भाई? जल्दी बताइए, हमको याद नहीं आ रहा। 1916 में हाँ मजूमदार थे, है ना, कौन? मजूमदार जो थे इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। इसके बाद अगली घटना 1916 में ही होम रूल लीग की आंदोलन जो आपका है ये आपका हो जाता है।
1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, जहां की किसानों को जो समस्या थी है ना, वाकई चंपारण बिहार में आपका है। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आपका आंदोलन होता है, जिसमें से बोनस के रूप में यहाँ पर इनको फायदा मिलता है। गांधी जी पहली बार अनशन किए थे और देखा जाए तो पहली बार ये आपकी मजदूरों के लिए बड़ा आंदोलन भी था और इसमें से उपवास भी किया था। 1918 खेड़ा आंदोलन है। खेड़ा आंदोलन में कर्ज के कारण है ना, इनको देखा जाए तो कर्ज की वजह से जब आ गया था सूखा तो कर्ज ज्यादा होने की वजह से सभी से कर्ज ले रहे थे, इसलिए खेड़ा आंदोलन था और गांधी जी गए, जो इच्छुक थे उनसे दिलवाया, बाकी नहीं दिलवाया। खेड़ा आंदोलन है। ये कहानी आपको मिलेगी है ना, आपको जब हम आपको विस्तार से ये सब पढ़ाएंगे तो आपको मिलेगी हरी कहानी। रौलेट कहता है ना, कि जो काला कानून जिसे कहते हैं, तो ये 1919 में और 1919 में घटना आती है जलियांवाला बाग। इसके बाद 1919 में ही खिलाफत आंदोलन होता है, 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। यहाँ पर चौरी चौरा घटना 1922 में आपकी होती है, जो कि आपके गोरखपुर में। इसके बाद चित्तरंजन दास द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना होती है इलाहाबाद में। इसके बाद अगली घटना आपकी 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, गांधी जी का ये मात्र फर्स्ट अधिवेशन था। यहाँ पर काकोरी कांड, जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, ये जो आपका 25 में हुआ था। अगली घटना 1928 में है, जो आपकी साइमन कमीशन आया था और इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया था, क्योंकि इसमें सभी जो आपके थे वो श्वेत लोग थे, माने कि अंग्रेज लोग थे, इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसको वापस किया गया। लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में और यहाँ पर घोषणा भी आपकी होती है भारत को स्वदेश के लिए। दांडी मार्च 1929 में आपकी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आपका है। 1931 में घटना गांधी इरविन समझौता होता है। 1930 में एक प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 31 में द्वितीय है और 32 में तृतीय आपका हो जाएगा। 32 में दोस्तों पूना समझौता भी आपका होता है गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन होता है। 1940 में पाकिस्तान की मांग भी रखी जाती है। 1942 में क्रिप्स मिशन की घटना होती है और 42 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की घटना आपके सामने आती है। 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन भी होता है। 1945 में वेबल योजना शिमला समझौता होता है। 1946 में नौसेना विद्रोह होता है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और 1947 में माउंटबेटन योजना आपकी होती है। यानी ये जो आपकी घटनाएं रही हैं, ये घटना आपकी किसके हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को है। इसका स्पेशल वीडियो आपका अलग से पड़ा है, लगभग 1 घंटे का आपका वीडियो है। 1 घंटे में हमने ये सब कुछ बड़ी डिस्क्राइब से किया है कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, किसने किया, कौन थे, क्या नहीं है, उसको हमने यहाँ पर एक ही वीडियो में ये पूरी की पूरी घटनाएं जो आपकी हैं, पूरी की पूरी घटना लगभग एक वीडियो में किया है। उसी में जो आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग 50 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी कवर किया है। तो आप लोग देव जी के ट्रिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा देव जी के ट्रिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हर एक घटना को हमने बताया है उसी वीडियो में, कोई अलग वीडियो नहीं देखना है, मात्र वही वीडियो देखना है, उसमें सब कुछ घटना है और यहाँ से बहुत ही IMP क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 नंबर आपको यहीं से मिलना है। 5 नंबर आपकी स्पेशल, आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर आप लोगों के एग्जाम में, पेड एग्जाम में 5 नंबर यहीं से आने हैं, इन सभी घटनाओं से आने हैं। ठीक है, तो इनको आप पढ़ सकते हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं और देखिए काफी चीजें हमने कवर कर दिया है, जो वन लाइनर में देखा जाए तो काफी चीजें कवर कर दिया है ना। और ऐसे ही हमारे कोई भी मॉडल पेपर होते हैं, यानी आप डेली जब आप जुड़ेंगे और देखेंगे तो आपको मॉडल पेपर के साथ साथ अंतिम में जैसे करंट अफेयर की काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए और इसके बाद वन लाइनर फॉर्मेट में हो गए। इससे क्या होता है, आपका हर चीज़ रिवीजन भी रहता है। कोई अगर अदर एग्जाम भी होता है तो भी आपका रिवीजन रहेगा। क्लियर है? तो आप लोग डेली जुड़िएगा। और आज अगली क्लास हमारी नहीं होगी, ठीक है, अगली क्लास आज हमारी नहीं है। वो जो आपके आगे मिलेगी, अब आपको शाम को 6 बजे करंट अफेयर की क्लास में हमारी और आपकी मुलाकात होगी लाइव। क्लियर है? तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। सेशन अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर देंगे और टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक से, जहाँ से जुड़ जाइए। तहाँ पर हम आपको इस प्रकार की जो चीज़ें पढ़ा देते हैं वो हम आपको टेलीग्राम पे भी डाल देते हैं, जो आपको वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ा भी देते हैं। ठीक है, तो चलिए सर आज के लिए इतना रखते हैं। नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे।